नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस यूपीएससी प्रीलिम्स ईयर टेस्ट सीरीज़ के अंदर। ये हमारा 2022 का जो टेस्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा हमारे आज 2023 यूपीएससी पेपर के लिए। और ये जो पेपर हुआ तो वह 5 जून को हुआ था। और ये जो हमारा जो वीडियो है इसमें हम 31 से लेकर 40 क्वेश्चन के आपस में फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहला कथन क्या कहता है या पहला क्वेश्चन कहता क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आरोग्य सेतु ऐप और कोविन, डिजी लॉकर, दीक्षा उपयुक्त में से कौन ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं? ठीक है, तो ये पूछा गया जैसे ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी इनका जो सोर्स है या स्रोत है वो सारा ओपन है, इसे कोई भी किसी भी तरह इसे यूज कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी, यानी ये जो चारों के चारों हैं वो क्या है? ओपन सोर्स ही यानी एप्लीकेशंस है। तो ओपन सोर्स क्या होता है? भी ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक लाइसेंस की तरह जारी किया जाता है, जिसमें जो कॉपीराइट धारक होता है यानी जिसके द्वारा ये जो बनाया जाता है ये वाला, तो इस सॉफ्टवेयर और उसके स्रोतों को किसी भी उद्देश्य के लिए किसी कोड में उपयोग या अध्ययन करने के लिए बदलने के लिए अधिकार देता है। तो यानी जो कॉपीराइट धारक होता है वो किसी प्रकार के इसके जो कोड है उसको बदलने के लिए या उसको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए किसी भी तरह से आपको उसको यूज कर सकते हैं। जैसे दीक्षा है जिसको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, वो स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच है जो राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद यानी एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। दीक्षा को 2017 में जारी एक शिक्षा मंच के लिए रणनीतिक के और दृष्टिकोण यानी के लिए उल्लेखित किया गया था। और यह एक ओपन सोर्स है यानी ओपन ऑपरेटिंग या ओपन एक्सेस, ओपन लाइसेंसिंग विविधता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित इसको विकसित किया गया था। डिजी लॉकर सरकार द्वारा बनाया गया भारतीय नागरिकों को महत्वपूर्ण जो दस्तावेजों को स्टोर करने के लिए एक्सेस करने से संबंधित एक मंच है। और ये क्या है? बिल्कुल मुफ्त है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देता और साथ ही साथ ये ओपन सोर्स से यानी बनाया गया है। ठीक है और कहीं ना कहीं जो इस प्रकार के जो ओपन सोर्स के जितने भी जो पैमाने हैं वो सारे के सारे इसके अंदर तय किए गए हैं। और जो कोविन है वो क्या है? अभी भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वामित्व और संचालित कोविड-19 टीकाकरण पंजीकरण के लिए एक भारत का एक प्रकार का क्या है? वेब पोर्टल है ये कोविन। ये कोविन है क्या? ये क्या था? एक प्रकार का जो एक पोर्टल था जिस पर जाकर आप कोविड-19 से संबंधित कोई भी अगर वैक्सीन लगवाना चाहते थे तो वहाँ पर आप अपना पहले ही आप कह सकते हो भी अपॉइंट ले सकते हैं या वहाँ से जो वैक्सीन थी उसका जो डोज था वो क्या कर सकते हैं? बुक कर सकते थे। ये भी क्या था? एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म था। जो आरोग्य सेतु ऐप जिसे हमने 2 अप्रैल 2020 को भारतीय सरकार ने जो ब्लूटूथ आधारित संपर्क ट्रेनिंग के लिए इसको बनाया गया था। जैसा कि हमने देखा भी है जो आरोग्य सेतु ऐप था जिसको हमने बहुत यूज़ भी किया है, आपके सभी मोबाइलों में आपने ज़रूर इसको डाउनलोड किया गया था। वो भी क्या था? कहीं के जो कोविड-19 थे वो उसके कहीं न कहीं प्रसार से लेकर या संबंधित कोई भी जानकारी होती थी वह ब्लूटूथ के माध्यम से इस बात की जानकारी देता था भी आप कहीं संक्रमित व्यक्ति के यानी जो टच में तो न आ गए हों। तो ये भी क्या था? एक ओपन सोर्स से संबंधित प्रकार का एक एप्लीकेशन था। ठीक है, तो चारों के चारों कथन इसके सही है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वेब 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेब 3 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रित कर सकता था। ठीक है, वेब 3 संसार में जो कौन सी जो ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क को भी हो सकते हैं। यानी वेब 3 वो कहीं कहीं ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से संचालित किया जाता था। वेब 3 किसी निगम द्वारा संचालित होने की बजाय प्रौद्योगिकी द्वारा सामूहिक हित वह संचालित होता है। यानी किसी एक व्यक्ति के यानी एक पूरी उद्योग या निगम द्वारा इसको संचालित नहीं किया जा सकता। इसको कहीं ना कहीं एक जो निजी व्यक्ति है या जो सामूहिक तौर पर इसको यानी जो कहीं ना कहीं पूरे समाज के तौर पर इसको संचालित किया जाता है। तो पूछा गया कौन सा कथन सही है? तो इसके जो चारों के चारों कथन सही है, तो राइट आंसर होगा हमारा इसका डी। ठीक है, क्या कहता है? जो वेब 3 की जो अवधारणा जिसे वेब 3 के नाम से भी जाना जाता है का उपयोग इंटरनेट के जो स्वाभाविक अगले चरण के वर्णन के लिए किया जाता है। मॉडल में विकेंद्रीकरण इंटरनेट जैसे ब्लॉकचेन तकनीक पर चलाया जाएगा। विकेंद्रीकरण यानी आज का जो इंटरनेट है वो कहीं न कहीं कई जो सेवा प्रदाता जो कंपनियां हैं उस पर केंद्रित होकर रह गई है। हम उन जो कंपनियां हैं उन पर डिपेंडेंट है। जबकि जब हम जो वेब 3 की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो एक कंपनी है उसका किसी प्रकार का इसके ऊपर स्वामित्व नहीं हुआ, उसका सामूहिक तौर पर इसका क्या होगा? स्वामित्व होगा। और ये ब्लॉकचेन तकनीक से चलाया जाएगा और इसका जो उपयोग है वो कई संस्करणों में वेब 1 वेब 2 से अलग होगा। वेब 3 के माध्यम की जो भूमिका को समाप्त करने के लिए
वो सहकर्मी से सहकर्मी यानी कहाँ से कहाँ विक्रेता से विक्रेता लेन देन में सक्षम बनाता है। वेब 3 में जो उपयोगकर्ता के पास एक प्रकार का प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन के स्वामित्व का भी क्या होगा, अधिकार होगा। ठीक है, तो हमारे पास उस इंटरनेट प्रदाता के यानी कहाँ से इंटरनेट चाहिए हमें, किस प्रकार से चाहिए, तो उस सारी चीज़ का एक निजी व्यक्ति के पास भी क्या होगा, उस प्लेटफॉर्म और उस एप्लीकेशन दोनों का अधिकार होगा। वेब 3 एक विकेंद्रीकृत और निष्पक्ष इंटरनेट प्रदान करेगा और जहां उपयोगकर्ता अपने स्वयं के डेटा को नियंत्रित करने का भी अधिकार इसके अंदर होगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी की बात हमें जो PT 365 थी उसमें मिल जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में कौन सी, सॉफ्टवेयर एज सर्विस जिसको SaaS भी बोला जाता है, SaaS या SaaS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो सॉफ्टवेयर एज सर्विस थी वो कार्यकर्ता, प्रयोक्ता और अनुप्रस्था को अपनी अनावश्यक यानी जो आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों जो के क्षेत्र में बदलाव कर सकते थे। जो SaaS का प्रयोक्ता अपनी चल युक्ति यानी जो मोबाइल डिवाइस के माध्यम से, जो मोबाइल को जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, चल युक्ति का नाम से UPSC ने ट्रांसलेट किया है, के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं। आउटलुक और जैसे आउटलुक है, हॉटमेल है, याहू है, जीमेल है, ये सारे सारे के हैं SaaS के ही रूप हैं। तो पूछा गया कौन सा कथन इसका सही है, तो इसका भी जो राइट आंसर है वो है D, यानी इसके जो चारों के चारों कथन है या तीनों के तीनों कथन है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो क्या है ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, एक यानी सॉफ्टवेयर लाइसेंस मॉडल है और ये बाहरी सर्वर का उपयोग करके समस्या जो सदस्यता के आधार पर सॉफ्टवेयर तक पहुंच की अनुमति प्रदान करता है, जिसकी महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में जो SaaS प्रत्येक उपयोगकर्ता को इंटरनेट के माध्यम से कार्यक्रम तक पहुंचने की अनुमति देता है। इस प्रकार SaaS इंटरनेट कनेक्शन और वेब ब्राउज़र के साथ किसी भी डिवाइस या कंप्यूटर या फ़ोन से डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है। उपयोगकर्ता को अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। तो आजकल हम देखते हैं, हमने देखा भी होगा क्या है कि जो अलग अलग वेबसाइट्स आ गई है जो कि क्या करती है, जैसे फोटो एडिटिंग से संबंधित कोई काम है तो आप उस वेबसाइट पे डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको किसी प्रकार का एप्लीकेशन डेवलप करना है तो भी आप एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं या किसी प्रकार का जो डेटा होता है उसके अंदर आप काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो ये ऑनलाइन जो सुविधा आ गई, यही एक SaaS का रूप है। जैसे हमारा जो ईमेल सर्विस है, याहू है, हम आउटलुक है, तो ये सारी के सारी इसी चीज़ पर क्या करती हैं, ये काम करती है। ठीक है, आज का जो वेब आधारित सॉफ्टवेयर SaaS है विशिष्ट व्यावसायिक उपयोग के लिए संशोधित करने के लिए पर्याप्त रूप से लचीला है। यानी क्या है, ये व्यावसायिक रूप से या कहीं ना कहीं आपको त्वरित स्वरूप में कहीं पे भी जाना हो, आपके पास अगर सॉफ्टवेयर नहीं होता है तो आप इसके माध्यम से कहीं ना कहीं आप अपना जो कार्य है वो आसानी से कर सकते हैं। और किसी भी जैसे ईमेल से, और ये हमने सारा कुछ देख लिया, तो यही चीज़ बार बार इसमें कही गई है। तो राइट आंसर था डी, यानी सारे के सारे काम आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जनसंचार माध्यम में बहुचर्चित, कौन सा जो प्रभाजिक कक्षीय बमबारी प्रणाली, कौन सी, जिसको हम बोलते हैं एक प्रकार की, जो ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक प्रकार की जो फ्रेशनल्स ऑर्बिटल बॉम्बेटिक सिस्टम। तो इसके बारे में हमें बताना भी आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से बताती है। जो ये प्रणाली है इसका जो यानी किस प्रकार की प्रणाली, इसके बारे में हमें बताना है। तो ये भी अगर कोई मिसाइल पृथ्वी की जो यानी कि प्रति और किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी को लक्षित करने के ऊपर त्याग देती है, तो ये आज का आंसर है C। इसका मतलब क्या है भी कि जब कोई एक मिसाइल छोड़ी जाती है तो वो क्या होती है, पृथ्वी के स्था ऐसे चलती है और अपने टारगेट के पास जाकर ऊपर उठती है और इससे इस प्रकार से टारगेट को क्या करते हैं, हीट करती है। तो इससे क्या होता है, ये जो सिस्टम है ये रेडार के पहुंच के अंदर नहीं आता है, जिसकी वजह से हम और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इसके लिए सुरक्षित हमारी जो प्रणाली है हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्या था, जैसे हाल ही में अक्टूबर ने चीन ने इस जो फ्लैक्सन ऑर्बिटल बॉम्बेक्ट जो सिस्टम था का क्या परीक्षण किया है। और जो ये जो सिस्टम है एक प्रकार से जो हेड डिलीवरी सिस्टम है, जो अपने लक्षित गंतव्य यानी जो टारगेट होता है को पृथ्वी की निचली कक्षा से के उपयोग करता है और लक्ष्य पर पहुंचने से ठीक पहले वह एक प्रतिगामी इंजन बर्न के माध्यम से ऑर्बिट यानी क्या करता है, जो डी ऑर्बिट करता है और सिस्टम को वायरन के और उड़ान पक्ष के साथ ही तब तक वह प्रकट करता है। बस यही बात इसके अंदर कही है, विपेलोड घनत्व हुए यानी क्या कहता है, जो ये मिसाइल होती है इस पास पास चलती है और अंत में जाकर इसके माध्यम से बूस्ट होकर सीधा ऊपर उठती है और फिर जाकर इस प्रकार के जो टारगेट होता है उसको हीट करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला पूछा गया अभी क्यूबिट
या जी जो क्यूबिट शब्द का प्रयोग निम्न में से कौन से प्रसंग में होता है। जैसे क्यूबिट का किसके लिए भी हम उपयोग करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है भी हमारी जो क्वांटम कंप्यूटर है उसमें हम क्यूबिट का उपयोग करते हैं। ठीक, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका बी। ठीक है, जिस प्रकार से हम देखते हैं जो हमारे परंपरागत जो कंप्यूटर्स हैं, जो डिवाइस है, वो हमारे बाइनरी कोड्स पर चलते हैं, एक या जीरो पे, जबकि जो ये क्वांटम कंप्यूटर वो एक और जीरो दोनों के साथ साथ चलते हैं। या तो आजकल के कंप्यूटर या तो जीरो पे चलेगा या एक पर चलेगा, मगर जो क्वांटम कंप्यूटिंग है ये दोनों के साथ एक साथ चलेगा। ठीक है, तो क्या है भी जो क्वांटम कंप्यूटर क्या भी हमारे घर में कुछ जो महत्वपूर्ण बड़ी चुनौतियाँ के जो कार्य हैं, जो ऐसे कार्य जो हम नहीं सुलझा सकते हैं, जैसे पर्यावरण है, कृषि है, स्वास्थ्य से संबंधित कोई जटिल हम कह सकते हैं भी ये मामला है, जैसे कोविड-19 के तहत वायरस को ढूंढना, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, सामग्री बयान है, जिनका भी हमें अभी तक कोई किसी प्रकार का सामना नहीं किया है या समाधान नहीं मिला है, को कहीं ना कहीं ये जो क्वांटम कंप्यूटर है वो हल करने में क्या है सक्षम है। और इसमें कुछ समस्याओं के लिए जैसे जैसे सिस्टम का आकार बढ़ता जाता है, पारंपरिक कंप्यूटिंग को तेजी से चुनौती दी जाती है। जिस तरह बिट पारंपरिक कंप्यूटिंग से सूचना का मूल उद्देश्य है, उसी तरह जो यानी जो पारंपरिक जो हमारे जो बिट्स है, जो पारंपरिक कंप्यूटर होते हैं उसमें कौन सी बिट्स चलती है, और उन्हीं पर जो क्वांट बिट्स यानी कि जिसको क्वांटम बिट्स है, क्वांटम कंप्यूटर में सूचना का मुख्य उद्देश्य है। तो ये क्या है, क्वांटम कंप्यूटर में सूचना प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, जिस प्रकार से पारंपरिक कंप्यूटर के अंदर जो बिट्स है उसके माध्यम से सूचना का आदान प्रदान किया जाता है, वैसे क्वांटम कंप्यूटर के अंदर क्वांट बिट के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान किया गया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी ये जो नीचे कहेगा ये यही बात है, जो पारंपरिक कंप्यूटर है वो जीरो और एक पर चलता था, जबकि जो हमारे जो क्वांटम जो सुपरसोनिक कंप्यूटर है वो जीरो और एक दोनों पर एक साथ चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकी पर विचार कीजिए। एक तो दे रखा है निकट परिपथ, जिसको बोलते हैं क्लोज सर्किट टेलीविजन, रेडियो आवर्ती अभिनिर्धारण, बेतार संधारिय संयंत्र नेटवर्क। तो पूछा गया भी निम्नलिखित में से कौन सी लघु पार्श्व युक्ति प्रौद्योगिकी बनी जाती है। ठीक है, कौन सी लघु पार्श्व युक्ति, जिसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज डिवाइस, यानी जो उसके जो नेटवर्क होता है वो शॉर्ट होता है, जैसे टीवी का जैसे रिमोट हो गया, या फिर रेडियो आवर्ती की कोई चीज़ होगी, या बेतार कोई नेटवर्क हो जैसे वाईफाई वगैरह। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक प्रकार के जो शॉर्ट रेंज डिवाइसेज होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी, यानी इसे चारों के चारों हैं वो क्या है, एक शॉर्ट रेंज डिवाइसेज है। क्या भी जो शॉर्ट रेंज डिवाइसेज जो रेडियो डिवाइसेज भी कहलाते हैं, जो अन्य रेडियो सेवाओं के साथ हस्तक्षेप के जोखिम को कम करता है। आमतौर पर इसकी जो संचार शक्ति और उनकी जो सीमा कम होती है। ठीक है, तो ये कम दूरी तक अपना यानी जो संचार कर पाते हैं। शॉर्ट रेंज डिवाइस को कई अलग प्रकार के यानी जो वायरलेस उपकरणों पर भी लागू किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के शामिल है, जैसे एक्सेस कंट्रोल, जिसको दरवाज़ा गेट, जिस प्रकार से हम जो रिमोट के माध्यम से दरवाजे को खोलते हैं, जो अलार्म्स होते हैं, इसके बाद में जो मूवमेंट डिस्क्लोजर होते हैं, जो टेलीविज़न सर्किट्स होते हैं जिसको हम सीसीटीवीज बोलते हैं, उसके बाद में जो कार्डलेस जो ऑडियो डिवाइसेज होते हैं, वायरलेस जो मॉडेम होते हैं या फिर जिसको बोलते हैं माइक्रोफोन्स बोलते हैं, औद्योगिक नियंत्रण व स्थानीय नेटवर्क व चिकित्सा की प्रौद्योगिकी होती है, मॉनिटरिंग डिवाइस वगैरह, रिमोट सेंसिंग वाले, ये सारे के सारे क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज डिवाइसेज होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहते हैं, जैव परत या फिर बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर एक चिकित्सक अंतर्संबंधों पर बन सकती है। जैव परस्पर खाद्य पदार्थों और खाद्य प्रसंस्करण स्थलों पर बन सकती है। जैव परत प्रौद्योगिकी जीविक प्रतिरोधक दशा को दर्शाती है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, हमारी जो बायोफिल्म्स होती है उसके बारे में ये कहा गया है कि किससे संबंधित है, यानी कौन कौन सी जो बायोफिल्म का कार्य हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी, यानी जो चारों के चारों काम है हमारी जो बायोफिल्म्स होती है वो उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो क्या है अभी जो बायोफिल्म है एक सूक्ष्म जीव या जिसको बैक्टीरिया रूप से एक यानी प्रतिरोधक परत होती है, जो कि विभिन्न सतहों पर बनती है और उन्हें यानी यहाँ पर कोट करती है। इन कोशिकाओं को का अक्सर जो बाह्य भूतलीय पदार्थ जिसको ईपीएस के स्वयं निर्मित मैट्रिक्स के भीतर जो एडमिन किया जाता है। और जो बायोफिल्म्स लगभग किसी भी काल्पनिक सतह पर बन सकते हैं। धातु, प्लैक्टिस, प्राकृतिक सामग्री जैसे चट्टान, चिकित्सा प्रत्यारोपण, जो रसोई काउंटिंग, और जो कहीं न कहीं जो कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं, इन पर सभी पर क्या होते हैं बायोफिल्म। जैसे आजकल हम देखते हैं भी जो कुछ प्रकार के कॉन्टैक्ट लेंस आ गए हैं जिनसे जो ब्लू लाइट्स है वो क्रॉस नहीं होती है, जो हमारी आंखों को हार्मफुल करती है। तो इस प्रकार की जो लाइट है उन पर भी क्या होती है, जो ब्लू फिल्म होती है वो चढ़ाई जाती है। ठीक है, ब्लू लाइट को कंट्रोल करने के लिए।
ठीक है। और साथ ही साथ ये खाद्य प्रसंस्करण वातावरण में एक निरंतर चिंता का विषय भी है, यानी कहीं कहीं जो हमारे जो ये फूड सिस्टम है इसमें भी कहीं कहीं ये एक प्रकार की जो कह सकते हैं हम भी चिंता बनी रहती है। जो लैक्टोबिस और जो कवरेज जो बायोफिल्म चैट चीज़ के कैल्शियम कैड्स का गठन के कारण से होने वाले दो दोष का भी कारण बनती है। कहीं कहीं ये क्या है भी जो चैट चीड़ होती है, जो कैल्शियम से संबंधित जो क्रिस्टल्स होते हैं उसके लिए भी चिंता का कारण बनती है। जो उपकरण की सतह पर मौजूद होने के कारण इन्हें हटाना भी क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। बैक्टीरिया पौधों और जानवरों के संक्रमण के दौरान क्या कहते हैं, बायोफिल्म एक प्रकार का क्या पर मैट्रिक्स बनाते हैं, और बायोफिल्म बैक्टीरिया में एंटीबॉडीज दवाओं भी बचाती है। यानी जो ये फिल्म होते हैं इनके माध्यम से हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती है, जिनकी वजह से क्या होता है हमारी जो यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और बैक्टीरिया को अत्यधिक पावन और तनाव जैसी कठोर परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है जीवित रहने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये हमारा क्वेश्चन है जैसे परजैविकों जिसको प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है, पहला जो परजैविक जीवाणु और यीस्ट दोनों में बनते हैं। अगला कहता है जो परजैवी में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं किंतु वे नैसैंगिक रूप में से हमारी आहार नाली में नहीं पाए जाते। ठीक है, यदि नैसैंगिक रूप में हमें हमारी जो आहार नाली है उसमें उपस्थित ये नहीं होते हैं। परजैवी दूध शर्करा के पाचन में भी सहायता करते हैं। तो पूछा गया हमसे कौन सा कथन सही है, तो इसका हमारा जो दूसरा कथन है वो गलत हो जाता है, बाकी पहला और तीसरा कथन इसका क्या है, सही है। तो राइट आंसर हो गया हमारा इसका सी हो जाता है। ठीक है, तो क्या कहता है जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, वो कहीं न कहीं जो जैसे बैक्टीरिया है, यीस्ट है, प्रोबायोटिक्स के रूप में मानव जो माइक्रोब्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं, जिनका उपयोग कहीं न कहीं जो शरीर की जो शारीरिक स्वास्थ्य को लाभ हेतु किया जाता है। वे जैसे दही व अन्य कणविक खाद्य पदार्थों, आहार, खुराक इत्यादि के अंदर पाए भी जाते हैं। जैसा कि हम ज़्यादातर क्या करते हैं भी बैक्टीरिया को कहीं न कहीं हम हानिकारक मानते हैं, मगर कई बार क्या होता है जो ये जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे शरीर के लिए लाभदायक भी होते हैं। कहीं न कहीं कुछ जो बीमारियां होती हैं उनको ये नष्ट करने में भी सहायक होते हैं। तो जो कुछ बैक्टीरिया क्या कहते हैं भोजन में पाने जाने वाले जो पचाने के लिए मदद होते हैं, और रोग पैदा करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनको भी ये क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। ठीक है, और कहीं न कहीं ये जो विटामिन होते हैं उनका भी क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। प्रोबायोटिक्स उत्पादन में कई सूक्ष्म जीवों के समान है जो स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर में रहते हैं। प्रोबायोटिक्स एक प्रकार के लैक्टोज और सहिष्णुता के लक्षणों का पर काम करते हैं, और ये डेयरी उत्पादन और छोटे आंत और जो लैक्टोज यानी जैसे दूध है, चीनी है, दही है, इनके अंदर ये पाए जाते हैं। और साथ से जो हाइड्रोलिसिस में भी वृद्धि करते हैं, कहीं के जो पाचन शक्ति में बीमारी है क्या जो बैक्टीरियाज होते हैं ये क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ये हमारे जो वृद्ध संबंधित जो वृद्धदांत संबंधित जो चायाचाप है यानी जिसको पचाने हेर फेर में करने के भी प्राप्त किया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो हमारा जो राइट आंसर था वह क्या है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए बनाए गए जा रही वैक्सीन के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कौन कौन सी जो वैक्सीन थी उसके बारे में हमें बताना है। सबसे पहला कहते हैं भारतीय जो सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण किया था। किसने, भारतीय सीएम ने। ठीक है, इसका कोविशील्ड जो कि mRNA प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसका उपयोग करते हैं। अगला कहता है जो स्पुतनिक वैक्सीन जो वी वैक्सीन है वो रोगवाहक आधारित जो प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई है, और जो कोविशील्ड एक उत्कृष्ट जनों की जो निष्कृत रोग आधारित वैक्सीन है। ठीक है, तो यानी ये तीसरा कथन था इसका, जो कोविशील्ड है वो क्या एक निष्कृत रोगजनक कोई आधारित वैक्सीन है। तो पूछा गया कौन सा कथन इसका सही है, तो इसका जो पहला कथन है वो हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि जो कोविशील्ड है वो mRNA प्लेटफॉर्म से संबंधित नहीं है। बाकी ये जो दोनों के दोनों जो कथन है वो सही है, तो राइट आंसर हो जाता है हमारा इसका बी हो जाता है। ठीक, क्या अभी जो कोविशील्ड या कोवैक्सीन पहले टीके थे जिन 2021 में पहली बार भारतीय लोगों के जो प्रशासित करने की अनुमति दी थी, यानी उन पर लगाने की अनुमति दी थी। कोविशील्ड जो कि mRNA टीका आधारित नहीं है। ठीक है, तो जो कोविशील्ड था वह क्या था, mRNA टीका आधारित नहीं था। कोविशील्ड
जो कि सीएम जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित है। और ये पुनः संयोजन व प्रतिकृति कमी वाले जो चिंपैंजी होते हैं, जिसमें जो एंड्रोवायरस वेक्टर हैं, जो कि जिसको हम SARS-CoV-2 के नाम से भी जानते हैं, जिसको सरप्राइज जो ग्लोन प्रोटीन को क्या करते हैं, कूटबद्ध करते हैं और जो अनुमोदन तरीके का उपयोग करते होते हैं और कहीं न कहीं बी तक पहुंच पाते हैं। जो स्पुतनिक है वो भी यह जो कोवैक्सीन है, यह कहीं न कहीं जो बायोटेक्स जिसको BSL-3 और उच्च रोकथाम सुविधा में विकसित और निर्मित एक स्वदेशी और निष्क्रिय रोगजनक पदार्थ का टीका है। वैक्सीन जैसे होल वायरिंग और इक्वेटस वेरी सेल्स के प्राप्त है जो प्लेटफॉर्म तकनीक का उपयोग कर विकसित किए गए हैं। जो कौन सी जो है सेल्स वैक्सीन है हमारी। और जो स्पुतनिक वी है, ये रूस द्वारा एक प्रकार की जो वैक्सीन है, जो किसके जो गोमलाया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजिक एंड माइक्रोबायोलॉजिक द्वारा विकसित की गई है। कोविड-19 के लिए यह एक प्रकार से एंडोवायरस और वेक्टर वैक्सीन है। यह कोविड-19 की रोकथाम के लिए दुनिया का पहला पंजीकरण संयोजित वेक्टर वैक्सीन है, जिसे 11 अगस्त 2020 को रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पंजीकृत किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर होता था इसका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कोई मुख्य सौर तूफान पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी में निम्नलिखित में से कौन से संभव प्रभाव होंगे। पहला कहता है जो जीपीएस है या फिर द्विग संचालित जो नेविगेशन प्रणाली का विफल होना, विश्वतीय क्षेत्रों पर सुनामी आ जाना, बिजली ग्रिड में कोई क्षति हो सकती थी, पृथ्वी के अधिकांश हिस्सों में तीव्र ध्रुवीय ज्योति घटित हो सकती थी, ग्रह के अधिकांश हिस्से में कहीं कहीं धमनियाँ घटित हो सकती थी, उपग्रहों की कक्षा विक्षुब्ध हो सकती है, या फिर ध्रुवीय क्षेत्रों में के ऊपर उड़ने वाले जो वायु तूफान लघु तरंग रेडियो संचार को भी बाधित कर सकते हैं। तो पूछा गया है हमसे कौन सा कथन इसमें से सही होगा। तो एक तो हम पता है भी जिस जो सौर तूफान अगर हमें पता होती है क्या विधि, सौर तूफान जो हमारा सूर्य होता है, सूर्य पर जब क्या होते हैं बड़े बड़े विस्फोट होते हैं, तो उनके कारण क्या होता है, तो उससे निकलने वाली रेंज होती है वो एक प्रकार की सौर विकिरण के नाम से जानी जाती है। साइंटिस्ट का ये कहना है भी जो ये सौर विकिरण है वो पृथ्वी को प्रत्यक्ष रूप से तो प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि जो पृथ्वी के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा बनाया गया है, जिसकी वजह से ये जो सौर विकिरण है वो क्या होती है, यहाँ पर आके रुक जाती है। और कहीं ना कहीं जैसे जब इनका जो आघात होता है, तो ये जो आकार है इसका जो गोल आकार होता है वो थोड़ा सा अंडाकार होता है, ये सामने से क्या होता है इस प्रकार का थोड़ा सा टकराव हो जाता है। ठीक है, तो इनके माध्यम से क्या होगा भी जैसे सुनामी का कोई भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि सुनामी है वो किसके कारण आती है, या तो हमारे पृथ्वी के अंदर किसी प्रकार की हलचल होती है, या उसके अंदर किसी प्रकार की जो ब्लास्ट वगैरह होता है, तो इसके कारण सुनामी वगैरह की प्रक्रिया है, कि सौर विकिरण इसको किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है। तो दूसरा हमारा इससे गलत होता है, तो इससे हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है, आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। सॉरी बी नहीं, सी हो जाता है, क्योंकि बी तो के अंदर तो दो है मगर सी के अंदर इसका नहीं है। तो राइट आंसर हमारा इसका क्या हो जाता है, सी हो जाता है। ठीक है, बाकी ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिक कल जाते हैं। तो यही चीज़ें भी सौर विकिरण होती है वो इस प्रकार से जो हमने जो समझा है वही सारी की सारी चीज़ इसके अंदर लिख रखी है। भी सूर्य के अंदर जब बड़े बड़े जो विस्फोट होते हैं, और ये जो चक्कर होता है वह लगभग 12-11 साल का एक चक्कर होता है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं ये इसी के कारण ये सारी सारी चीज़ें निकलती है, जो कि हमारी जो रेडियो एक्टिव जो यानी जो हमारे जो पदार्थ हैं उनको नुकसानी होती है, हमारे जो सैटेलाइट्स हैं उनको जो नुकसान हो सकता है, जो हमारे जो उपग्रह है यानी जो उपग्रह मतलब इसमें लिखा गया तो जो सैटेलाइट्स है उन्हीं को कहा गया है। ठीक है, इसके बाद में जो हमारी यहाँ पर जो कहीं न कहीं जो विद्युत के जो ग्रिड्स हैं उनको भी ये क्या न क्या प्रभावित कर सकती है। तो ये डायरेक्ट रूप से पृथ्वी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाती है, मगर अप्रत्यक्ष रूप से बहुत से इसको पृथ्वी पर नुकसान इसके माध्यम से हो सकते हैं। ठीक है, बस यही चीज़ इसके अंदर सारी की सारी लिखी गई है जो हमने समझी है। कौन कौन से जैसे जीपीएस सिस्टम है वो इससे यानी प्रभावित हो सकता है, और यानी हमारी जो भविष्यवाणी हो सकती है, यानी जिस प्रकार के हम जो मौसम आधारित जो सिस्टम है हमारा वो फेल हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ इसके माध्यम से हो सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है वो भी आप बता दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।